मेरा नाम रोहन है और मैं आपको पढ़ाने के लिए आया हूँ भारतीय इतिहास। तो भारतीय इतिहास के बारे में पहले हम थोड़ा जान लेते हैं। जो भारत का इतिहास है उसको 3 पार्ट में बांटकर पढ़ाया जाता है: प्राचीन भारत, मध्यकाल भारत और आधुनिक भारत। तो जब भी हम इतिहास को पढ़ते हैं, चाहे वो हम प्राचीन भारत पढ़ें, मध्यकाल पढ़ें या आधुनिक पढ़ें, तो हमें उसके लिए कुछ स्रोतों की ज़रूरत पड़ती है, कुछ सोर्स की, कोई किताब की। इस वजह से तो हमें कुछ सोर्स को पढ़ना पड़ता है। तो हम सबसे पहले ये जानेंगे कि प्राचीन भारत को पढ़ने के लिए हमें किन स्रोतों की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पर हमने लिख रखा है भारत का इतिहास, जो कि हमें प्राचीन भारत के अध्ययन के स्रोतों के बारे में पढ़ना है। तो जब भी हम प्राचीन भारत के अध्ययन के स्रोत के बारे में जानते हैं तो 2 स्रोतों के बारे में हम पढ़ते हैं, एक पुरातात्विक स्रोत और एक साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत वो स्रोत होते हैं दोस्तों जो किताबें होती हैं, ग्रंथ होते हैं। तो 2 तरीके के ग्रंथ हैं, एक भारत के साहित्य और एक विदेशी साहित्य, और एक होते पुरातात्विक साहित्य स्रोत। पुरातात्विक स्रोत वो स्रोत होते हैं दोस्तों जो ग्रंथ नहीं होते, ये मोहरें होती हैं, चित्रकला होते हैं। तो राजा अपने अपने शासनकाल में जैसे सिक्के को यूज़ करते थे, तो वो सब हमें देखने हैं। उनसे हमें पता चल जाता है कि उस समय कैसे चित्र बनाए जाते थे, किस किस शैली में बनाए जाते थे, तो वो सब हमें देखने पड़ेंगे। तो पुरातात्विक स्रोतों में एक अभिलेख होते हैं, स्मारक और भवन होते हैं, सिक्के होते हैं, मूर्तियाँ होती हैं, चित्रकला और मोहरे होते हैं। मोहरों से हमें ये पता चलता है कि जिस शासनकाल में जिस टाइप के मोहरे चलाए जाते थे, बनाए जाते थे, तो उससे उनकी फाइनेंशियल की व्यवस्था के बारे में पता चलता था, आर्थिक व्यवस्था के बारे में। इसके अलावा चित्रकला से हमें पता चलता है कि जो भी अलग अलग शासनकाल के जो राजा लोग होते थे वो किस टाइप के चित्रों को बनवाते थे, किस शैली में बनवाते थे, किस टाइप की पेंटिंग्स होती थी वो। इसके अलावा मूर्तियों से हमें पता चलता है कि किस शासनकाल में किस टाइप के जो राजा होते थे वो किस किस धर्म को फॉलो करते थे, जैसे कि वैष्णव धर्म, शैव धर्म, इसके अलावा बौद्ध, जैन, ये सब। इसके अलावा सिक्के, इसी तरीके से सिक्के होते हैं, उससे हमें पता चलता है कि जैसे कुछ होते थे जो सोने के सिक्के चलाते थे, कुछ होते थे जो चांदी के सिक्के चलाते थे, कुछ होते थे जो पीतल के सिक्के चलाते थे। उससे हमें राजा के शासनकाल के बारे में पता चलता है कि जैसे जब सिक्के चलाते थे सोने के, तो उससे हमें पता चलता है कि उनकी जो व्यवस्था थी वो अच्छी व्यवस्था थी, अच्छे राजा थे मतलब वो। इसके अलावा भवन, तो जब खुदाई होती है तो भवन निकलते हैं खुदाई में, जब सर्वे होता है तो उससे हमें पता चल जाता है कि किस समय किस टाइप के राजा किस तरीके के भवन बनवाते थे। उस भवन से ये पता चल जाता था कि ये भवन कितने पुराने हैं। इसके अलावा अभिलेख जो दोस्तों होते हैं वो उन पे भी लिखा जाता था, लेकिन वो किताबें नहीं होती थी, वो पत्थरों पर लिखे जाते थे, दीवारों पर गुदवा कर जो लिखते हैं। तो 3 अभिलेख जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एक है हाथी गुम्फा अभिलेख, जो एक राजा थे खारवेल, उनके जीवन के बारे में, उन्होंने कौन कौन से युद्ध करे उसके बारे में इस अभिलेख में लिखा गया है। इसके अलावा जूनागढ़ का अभिलेख, एक राजा थे रुद्रदामन, उनका ये अभिलेख है, उनके जीवन के बारे में इस अभिलेख में लिखा गया है। इसके अलावा एक तीसरा अभिलेख है बोगजकई अभिलेख, ये एक ईरानी अभिलेख है जो कि 1400 BC में लिखा गया था, जिस समय वेद लिखे जा रहे थे। तो वेद भारत में लिखे जा रहे थे, उधर बोगजकई के अभिलेख लिखा जा रहा था। और ख़ास बात ये है, ये इम्पोर्टेंट बहुत इसलिए है, जिस तरीके से वेदों में इंद्र, सूर्य, इनका नाम मिलता है, उसी तरीके से वही नाम इसमें मिलते हैं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है, जिस समय वेद लिखे जा रहे थे उसी समय ये भी बोगजकई का अभिलेख लिखा जा रहा था। तो ये तो हो गए पुरातात्विक स्रोत। इसके अलावा साहित्यिक स्रोत होते हैं। जो साहित्यिक स्रोत होते हैं वो भारतीय इतिहास में जो भारत के लेखक जो थे वो उन्होंने कुछ ग्रंथ लिखे थे, जिससे प्राचीन भारत के बारे में जानने को मिलता है। इसके अलावा विदेशी स्रोत भी हैं, जो विदेशी जब लेखक भारत आए थे तो उन्होंने भारत के बारे में वर्णन किया है। तो हम पहले भारत के साहित्य जानते हैं, जैसे कि वेद, उपनिषद हो गए, महाकाव्य जिसमें रामायण और महाभारत आते हैं। इसके अलावा पुराण जिनकी संख्या 18 है। इसके अलावा स्मृति है, जैसे कि मनुस्मृति, नारद स्मृति, इस तरीके से। इसके अलावा बौद्ध साहित्य है,
इसके अलावा जैन साहित्य है। इसके अलावा कौटिल्य का अर्थशास्त्र है। जो कौटिल्य थे ये चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे, उन्होंने एक अर्थशास्त्र नामक एक ग्रंथ लिखा था। इसके अलावा कालिदास हैं, जिन्होंने मेघदूत, रघुवंश, अभिज्ञान शाकुंतलम, इस तरीके कई ग्रंथ उन्होंने लिखे थे, जिससे प्राचीन भारत के बारे में जानने में बहुत सुविधा होती है। इसके अलावा एक लेखक थे कल्हण, इन्होंने एक ग्रंथ लिखा था रजत रंगणी, जिसके बारे में कश्मीर के बारे में पूरा जो इतिहास मिलता है वो रजत रंगणी में ही मिलता है। ये सबसे बड़ा स्रोत है कश्मीर को जानने के बारे में। इसके अलावा विदेशी साहित्य है। विदेशी साहित्य में बहुत सारे जो लेखक थे वो आए थे, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट थे। उनमें से एक फाहियान, इसके अलावा इब्न बतूता थे, मैगस्थनीज थे, हेरोडोटस और हेनसांग। इनमें जो इब्न बतूता थे ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 13वीं सदी में भारत में आए थे, जो कि अफ्रीका के थे। इन्होंने एक ग्रंथ लिखा था, रहला नाम का एक ग्रंथ लिखा था, जिसमें भारत के बारे में, प्राचीन भारत के बारे में जो सामाजिक व्यवस्था है वो जानने में बहुत मदद मिलती है। इसके अलावा मैगस्थनीज थे। ये मैगस्थनीज जो थे वो कौटिल्य के जो शिष्य थे चंद्रगुप्त मौर्य, उनके दरबार कवि थे ये। इन्होंने एक ग्रंथ लिखा था इंडिका। तो इंडिका के बारे में अब पता नहीं है वो कहाँ है, वो एक अज्ञात हो गई है, खो गई है। तो उसके बारे में, प्राचीन भारत में जानने के बारे में बहुत सुविधा मिलती है। इसके अलावा हेरोडोटस, इनको इतिहास का पिता भी कहा जाता है। इन्होंने एक ग्रंथ लिखा था हिस्टोरिका, जिससे भारत के बारे में जानने में काफ़ी सुविधा मिलती है। इसके अलावा हेनसांग, ये एक चीन के लेखक हैं और काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। इन्होंने एक ग्रंथ लिखा था सीयू की, आपको लिखा दिख रहा होगा सीयू की। इसमें भारत के सामाजिक व्यवस्था के बारे में जानने में बहुत फ़ायदा होता है। तो ये कुछ बहुत सारे स्रोत हैं जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं ये। इसके अलावा बहुत सारे और भी स्रोत हैं, लेकिन ये बहुत इम्पोर्टेंट हैं जो हमेशा याद रहने ही चाहिए। तो ये तो हो गए प्राचीन भारत के स्रोत। अब हम आगे अगली वीडियो में प्राचीन भारत के बारे में जानेंगे कि प्राचीन भारत कहाँ से शुरू होता है, जैसे कि पाषाण युग, उसके बाद में हड़प्पा सभ्यता, फिर वैदिक युग, उसके बाद में फिर बौद्ध, जैन, फिर उसके बाद में पहला जो साम्राज्य आता है वो मगध साम्राज्य आता है। तो वहीं से प्राचीन भारत शुरू हो जाता है। तो फिर उसके बाद मध्यकाल, फिर आधुनिक। तो आज के लिए इतना ही, बाकी ये याद कर लेना।